हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हिंदी विषय का आज हम क्वेश्चन पेपर हल करेंगे। तो आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है और वह विकल्पीय प्रश्न पे पहले से ही हमने टिक लगा दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न हल करते हैं। देखिए, दिया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। तो शुक्ल युग के लेखक हैं। गबन किस विधा की रचना है। तो गबन उपन्यास विधा की रचना है। कंकाल के लेखक कौन हैं। तो कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। कलम का सिपाही कृति है, यानी कलम का सिपाही किसने लिखा है। तो अमृत राय जी ने लिखा है। शुक्ल युग की समयावधि क्या है। तो शुक्ल युग की समयावधि 1919 से लेकर 1938 तक है। साकेत किसकी रचना है। तो साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। महादेवी वर्मा कवित्री हैं। तो महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री हैं। प्रगतिवाद युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रयोगवाद युग। तो सी जो हमारा ऑप्शन है, छायावाद युग की जो कवित्री हैं महादेवी वर्मा जी। गंगा लहरी किसकी रचना है। तो गंगा लहरी जी की रचना है। आधुनिक काल की समय सीमा क्या है। तो आधुनिक काल की जो समय सीमा है 1843 से लेकर अब तक है। अब दे रहा है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। इसमें से कौन सी महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो निहार, सांध्य गीत, दीपशिखा उनकी रचना है। युगांत उनकी रचना नहीं है। तो ऑप्शन सी सही है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। अगला 12वां क्वेश्चन दे रहा है कि पीपर पात सरिस मंडोला उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है या अनुप्रास है। तो उपमा अलंकार है। अगला दे रहा है सोरठा छंद में चरण होते हैं। सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं। तो सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि उपदेश शब्द में उपर्युक्त उपसर्ग है। तो उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आंसर होगा उप। उपदेश शब्द में उपसर्ग उप है। क्वेश्चन नंबर 15 दे रहा है कि प्रत्यय के भेद हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। 4, 5, 3, 2। तो ऑप्शन जो हमारा डी है, डी सही है कि प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 16 दे रहा है कि लाभ हानि में कौन सा समास है। तो जो लाभ हानि में द्वंद्व समास होता है। क्वेश्चन नंबर 17 दे रहा है मछली का पर्यायवाची है। मछली का पर्यायवाची क्या है। द्विज है, मीन है, रसना है या मूढ़ है। तो मीन मछली होता है, तो इसलिए मछली का जो पर्यायवाची है मीन है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 दे रहा है यद्यपि में कौन सी संधि है। यदि धन अपि। तो यदि धन अपि में कौन सी संधि है। तो यदि धन अपि मतलब आई यूण रील रिक जो पढ़े हैं, तो यण संधि है। यद्यपि में यण संधि है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 दे रहा है मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है। तो मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप मधुनी होता है, यानी मधुने, मधुना, मधुनी और मधुनी। तो जो हमारा आंसर डी है, डी सही है, मधुनी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, दे रहा है पठ्यताम धातु का वचन एवं पुरुष है। तो पठ्यताम धातु का वचन एवं रूप प्रथम पुरुष द्विवचन है। तो इसलिए ऑप्शन जो हमारा बी है, बी सही है। अब खंड ब देखते हैं। खंड ब दिया है वर्णनात्मक प्रश्न। यह 6 नंबर का है, 3 × 2 यानी 3 नंबर का 2 प्रश्न है। तो दे रहा है कि 6 नंबर का है। दे रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश क्या है। दे रहा है कि आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और उनको वह अमर तत्व देता रहे जो ज़माने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। तो यह हमारा गद्यांश है। इस गद्यांश से संबंधित कुछ नीचे प्रश्न दिए गए हैं, इसको आपको लिखना होगा। दिया है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पहला प्रश्न दे रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ देखते हैं। तो संदर्भ देखते हैं। दिया है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के
गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है चाहे लिया गया है। अब इसमें लिखने का आपको तरीका ध्यान देना है कि संदर्भ लिख दिए। अब इसमें लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। हिंदी को आप अलग कलम से यानी दूसरे कलर के, या तो हो सकता है ब्लैक पेन से या स्केच से आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद दिया है जो गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, तो इसको आप लोग भी अंडरलाइन कर दो या दूसरे कलम से लिख दो। और भारतीय संस्कृत जो पाठ नाम है उस पाठ को भी हम अंडरलाइन कर सकते हैं या उसको हम अलग कलर से दिखा सकते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है कि गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। जो रेखांकित हमारा लाइन है, आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं, तो हम इस पूरे जो पैसेज दिया है यानी गद्यांश दिया है इसका हम पूरा व्याख्या करते हैं। देखिए तो व्याख्या देखते हैं। व्याख्या दिया है कि भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर में आकर गिरने वाली इन नदियों में एक ही भाव से शुद्ध स्वस्थ शीतल तथा स्वास्थ्यप्रद जल अमृत के समान प्रवाहित होता रहता है। इस जल में एक ही उदात्त भाव का समावेश है जो भारतीय संस्कृति को अमरता और स्थिरता प्रदान करता है। लेखक की हार्दिक इच्छा है कि विभिन्न विचारधाराओं के रूप में प्रवाहित इन नदियों में वह अमृत तत्व सदैव बना रहे जिससे सभी लोगों में प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना का संचार हो। तो इस भावना का संचार हो, इस भावना का विस्तृत रूप ही सनातन धर्म है और यही भारतीय संस्कृति की उदात्त परंपरा भी है। हमारे देश ने तरह तरह के संकट झेले हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति में विद्यमान विभिन्नता में एकता एक ऐसा तत्व है जो आज तक मिटाया नहीं जा सका। अगला प्रश्न दिया है कि लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। तो उसका आंसर होगा कि लेखक के अनुसार हमारे अस्तित्व को नदियों के जल कायम रखे हुए हैं। उसी का अथवा करके क्वेश्चन दे रहा है कि यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त तथा साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का। अब इसको आपको नीचे प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्या है? उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा प्रश्न दे रहा है कि व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं। तो इन प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। तो संदर्भ दे रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो पाठ का नाम भी आप दूसरे कलर से कर दोगे तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। उसके बाद जो लेखक का नाम है, लेखक का नाम भी अलग कलर से लिख दोगे, काले कलम से लिख दोगे। अब चलो अगला व्याख्या देखते हैं। जो रेखांकित भाग है उसमें उसका व्याख्या देखते हैं। तो पूरा का पूरा मैंने व्याख्या कर दिया है, उसको देखो। दे रहा है एक व्याख्या कि प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि समान स्वभाव और समान रुचि वालों के बीच में ही मित्रता हो सकती है। अर्थात मित्र बनाने के लिए समान स्वभाव और समान रुचि की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। अब रेखांकित जो भी वहाँ पे लाइनें दी गई हैं उसका व्याख्या ये है कि समाज में लोग विभिन्नता अर्थात अलग अलग स्वभाव और अलग अलग रुचि को देखकर भी एक दूसरे की ओर मित्रता करने के लिए आकर्षित होते हैं। ये रेखांकित भाव का व्याख्या है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं। तो इसका आंसर है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि उन्हें कोई ऐसा मित्र मिल जाए जो गुण हम में नहीं है वह उसमें हो। क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश क्या है यह भी देखिए। 6 नंबर में दिया हुआ है, 3 × 2 यानी 6 नंबर में दिया हुआ है।
अब पद्यांश क्या है, दे रहा है कि निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कहीं समुझाई सौह दें, बूझत साँच न हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन भेष है कैसो, किन्हि रसमय अभिलाषी, पावैगो पुनि कियों आपनो, जौरे कैरेगो गांसी, और सुनत मौन है रहयो बावरो, शूर सबैमति नाशी। तो इसमें आपका प्रश्न क्या दे रहा है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और मधुकर शब्द का अर्थ लिखिए। तो सबसे पहले संदर्भ देखते हैं, निर्गुण कौन और सूर सबैमति बासी नाशी का दे रहा संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित सूरदास द्वारा रचित पद से लिया गया है, यह इसका संदर्भ हुआ। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश को देखिए क्या दे रहा है, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन भेष है कैसो, किन्हि रसमय अभिलाषी। इसका भाव स्पष्ट करना है। तो अब व्याख्या देखते हैं। दे रहा है कि गोपियाँ उद्धव से पूछती हैं कि तुम बताओ कि उस निर्गुण का पिता कौन है, उसकी माता का क्या नाम है, उसकी पत्नी कौन है तथा उसकी दासियाँ कौन कौन हैं। उस निर्गुण ब्रह्म का रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है और उसकी किस रस में रुचि है। यह इसका व्याख्या हुआ। अगला जो प्रश्न है दिया है कि मधुकर का अर्थ बताना है। तो मधुकर का जो अर्थ है वह भ्रमर होता है, और भ्रमर, लेकिन इस कविता में जो इसका अर्थ है कह रहा है कि जो मधुकर है वह उद्धव के लिए प्रयोग किया गया है।